स्वागत है। आज हम राजनीति पर एक थोड़ी अलग तरह की चर्चा करने वाले हैं। जी। हम कल की अवतार भगवान सदानंद जी के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमें कुछ उपलब्ध स्रोतों से पता चला है। हाँ, और ये राजनीति, नेतृत्व, नैतिकता, इन सब पर काफी दिलचस्प दृष्टिकोण रखते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत राजनीति को परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि एक राजनेता में क्या गुण होने चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए, और सबसे अहम, ये नीति, धर्म, सत्य और न्याय के बीच एक गहरा रिश्ता बताते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन विचारों को थोड़ा खोल कर समझें, उनकी परतों को देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजनीति की परिभाषा से, जो स्रोत में दी गई है। वो कहते हैं, राजनीति एक ऐसी सामाजिक रक्षा व्यवस्था है जो अगवा राजनेताओं की मति के अनुसार होती रहती है। चलती है। ये मति शब्द बड़ा अहम लगता है यहाँ। मतलब पूरी व्यवस्था नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता पर टिकी है। बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब ज्यादातर राजनीतिक चिंतन संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर जोर देता है ना? हाँ, नियम कानून सिस्टम। जी, पर यहाँ फोकस सीधे नेता की मति पर है। उसकी आंतरिक स्थिति, उसकी सोच। स्रोत का इशारा है कि जैसी सोच होगी वैसी ही समाज की रक्षा की व्यवस्था बनेगी। ये एक तरह से कहता है कि बाहरी सिस्टम अंदरूनी सोच का ही आईना है। तो अगर नेता की मति इतनी केंद्रीय है, तो फिर सवाल उठता है कि इस मति को सही कैसे रखा जाए? मतलब क्या किसी खास ज्ञान की जरूरत है? हाँ, स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। कहता है किसी भी राजनेता को राज और नीति दोनों का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। राज और नीति? जी, राज मतलब शासन करने की कला, पावर का इस्तेमाल, व्यवस्था चलाना, ये सब प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, और नीति मतलब सिद्धांत, सही गलत की समझ, नैतिक दिशा। तो मतलब सिर्फ पावर चलाना जानना काफी नहीं है, और सिर्फ अच्छे सिद्धांत जानना भी काफी नहीं, दोनों चाहिए। एकदम। स्रोत का तर्क तो यही लगता है। जरा सोचिए, किसी के पास राज की पूरी ताकत हो, मतलब हुकूमत चलाना आता हो, पर नीति ना हो, मतलब सही गलत की समझ ना हो। हाँ, नैतिक बोध ना हो, तो वो ताकत तो तानाशाही बन सकती है ना? अन्याय हो सकता है, स्वार्थ आ सकता है, बिना दिशा की शक्ति खतरनाक हो सकती है। सही बात है। और दूसरी तरफ, अगर किसी को नीति का खूब ज्ञान हो, बड़े नैतिक विचार हों, पर राज करना ना आता हो, तो फिर वो विचार हवा में रह जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है, नैतिक रूप से ऊंचा सोच सकता है, पर अगर उसे सिस्टम चलाना नहीं आता, अपने आइडियाज को लागू करना नहीं आता, मतलब राज की कला नहीं आती, तो वो सिद्धांत किताबों में ही रह जाएंगे। वही तो, समाज पर असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्रोत कहता है कि एक सफल राजनेता के लिए ये दोनों, शासन कला और नैतिक सिद्धांत अनिवार्य हैं। और ये बात फिर से नेता की मति से जुड़ती है, क्योंकि ज्ञान ही तो मति को दिशा देता है, उसे संतुलित करता है। ये संतुलन वाली बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोत इससे भी एक कदम आगे जाता है और एक ऐसी बात कहता है जो शायद आज के जमाने में थोड़ी विवादास्पद भी लगे। अच्छा, क्या? वो कहता है, किसी भी राजनेता के लिए राजनीतिज्ञ होने के लिए धार्मिक होना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि राजनेता होने के लिए राजनीतिज्ञ होना। ये धार्मिक शब्द, हाँ, ये ध्यान खींचता है। खासकर आजकल जब धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात होती है। बिल्कुल। तब स्रोत कह रहा है कि धार्मिक होना उतना ही जरूरी है जितना राजनीतिज्ञ होना। तो पहला सवाल तो यही है कि यहाँ धार्मिक से मतलब क्या है? क्या कोई खास पूजा पद्धति? स्रोत खुद तो इसकी व्याख्या नहीं करता, पर जिस तरह आगे नीति और धर्म को जोड़ा गया है, उससे ऐसा लगता है कि शायद मतलब कर्मकांड या मजहब से ज्यादा कुछ और है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शायद इसका मतलब है धर्म का पालन करने वाला, मतलब जो नैतिक हो, अपने कर्तव्यों को समझे, सदाचारी हो। हाँ, शायद यही, जिसे हम व्यापक अर्थ में धर्म कहते हैं, जैसे मानव धर्म या सही आचरण। बिल्कुल। अगर ये मतलब है नैतिक आचरण, कर्तव्यपरायणता, तो ये सीधे नीति के विचार से जुड़ जाता है। तब ये वाक्य कह रहा है कि एक नेता के लिए नैतिक और कर्तव्यनिष्ठ होना उतना ही जरूरी है जितना राजनीतिक रूप से कुशल होना। तो ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गुण नहीं। नहीं, ये शासन चलाने की अनिवार्यता बताई जा रही है। सोचिए क्यों? शायद इसलिए कि बिना नैतिक आधार के, बिना कर्तव्य की भावना के राज और नीति का ज्ञान भी भटक सकता है। मति चाहे कितनी भी तेज हो, अगर वो नैतिक रूप से स्थिर नहीं, तो समाज के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
तो यहाँ धार्मिक होना शायद वो अंदरूनी स्थिरता है, वो नैतिक कंपास है जो नेता को सही रास्ते पर रखता है, खासकर सत्ता के प्रलोभनों के बीच। ये व्याख्या काफी तर्कसंगत लगती है, और ये और साफ होती है जब हम स्रोत के अगले कथन पर जाते हैं, जो न्याय, नीति, धर्म और सत्य के रिश्ते को खोलता है। जी, स्रोत कहता है, नीति के बगैर न्याय संभव नहीं। ये तो सीधा लगता है, बिना किसी नियम या पॉलिसी के न्याय कैसे होगा। हाँ, ये तो आधार है। न्याय के लिए कोई न कोई मानद, कोई सिद्धांत यानी नीति तो चाहिए ही। लेकिन फिर स्रोत और गहराई में जाता है। वो बताता है कि ये नीति और न्याय आते कहाँ से हैं और टिकते किस पर है। अच्छा। वो कहता है, नीति धर्म से और न्याय सत्य से पैदा होते हैं, और दोनों ही उन्हीं दोनों द्वारा स्थित भी रहते हैं। पैदा होते हैं और स्थित रहते हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा थोड़ा खोलिए। मतलब ये सिर्फ उत्पत्ति की बात नहीं है, ये उनके बने रहने, उनके टिके रहने का आधार भी है। पहली बात, नीति यानी सही सिद्धांत या पॉलिसी कहाँ से आती है? धर्म से, यानी नैतिक कर्तव्य, सही आचरण से। हाँ। नीतियां वहीं से निकलती हैं जो नैतिक रूप से सही माना जाता है, और वो नीतियां तब तक टिकी रहती हैं, प्रभावी रहती हैं, जब तक वो धर्म के आधार पर हों। अगर कोई नीति अधार्मिक हो जाए, मतलब अनैतिक हो जाए, तो वो टिक नहीं सकती, उसका आधार ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, और न्याय के बारे में क्या कहा? उसी तरह न्याय कहाँ से पैदा होता है? सत्य से। न्याय का आधार सच्चाई है। आप सच जाने बिना न्याय कर ही नहीं सकते, और न्याय तभी तक न्याय रहता है जब तक वो सत्य पर टिका हो। जैसे ही न्याय सत्य से हटेगा, वो अन्याय बन जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये एक चेन बन गई, सत्य से न्याय जुड़ा है और धर्म से नीति। बिल्कुल, सत्य, न्याय और धर्म नीति। सत्य न्याय को जन्म देता है और उसी पर टिकाता है। धर्म नीति को जन्म देता है और उसी पर टिकाता है। ये एक पूरी संरचना है। ये तो बहुत व्यवस्थित सोच लगती है। सत्य और धर्म नींव हो गए और न्याय और नीति उन पर टिकी इमारतें। हाँ, कह सकते हैं। और फिर स्रोत कहता है कि ये सब जानना, मतलब सत्य, धर्म, न्याय, नीति, इन सब की पूरी जानकारी होना राजनेताओं के लिए जरूरी है, खासकर अगर वो लोकप्रिय होना चाहते हैं। जी हाँ, और सिर्फ जानकारी नहीं, पूर्णतः जानकारी होनी रहनी चाहिए। ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मतलब गहरी और स्थायी समझ। और इसके बिना लोकप्रिय राज्य करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। लोकप्रिय राज्य मतलब ऐसा शासन जिसे जनता का समर्थन मिले, जिसे लोग स्वीकार करें। तो स्रोत का तर्क है कि बिना सत्य, धर्म, न्याय और नीति की गहरी समझ और पालन के जनता का विश्वास जीतना नामुमकिन है। हाँ, असंभव कहा है। पर ऐसा क्यों असंभव है? क्या लोग इतने जागरूक होते हैं इन चीजों को लेकर? स्रोत सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर शासन सत्य पर नहीं टिका तो वो अन्यायपूर्ण होगा, है ना? हाँ। और अगर वो धर्म यानी नैतिकता पर नहीं टिका तो उसकी नीतियां गलत होंगी। अब आप ही सोचिए, अन्यायपूर्ण और गलत नीतियों वाला शासन लोगों का भरोसा कैसे जीतेगा? देर सवेर सच्चाई सामने आती है, अन्याय महसूस होता है, लोग स्वाभाविक रूप से सत्य और न्याय चाहते हैं। जहां ये नहीं होंगे वहां असंतोष होगा, विरोध होगा। तो शासन लोकप्रिय कैसे रहेगा? तो ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं लगता, बल्कि शासन चलाने की एक प्रैक्टिकल सच्चाई बताई जा रही है। और फिर आता है स्रोत का वो अंतिम वाक्य जो शायद इन सब विचारों का निचोड़ है। वो कहता है, हालांकि वास्तविकता तो यह है कि सत्य ही धर्म, धर्म ही नीति और नीति ही न्याय है। हाँ, ये वाक्य सब कुछ बदल देता है एक तरह से। सब कुछ एक कर देता है। सत्य ही धर्म, धर्म ही नीति, नीति ही न्याय। ये कैसे? ये कह रहा है कि हमने जो चेन देखी थी, सत्य से न्याय, धर्म से नीति, वो सिर्फ एक दूसरे पर निर्भरता की चेन नहीं है, बल्कि ये चारों चीजें असल में मूल रूप से एक ही हैं। एक ही है। जी, एक ही परम सत्य या वास्तविकता के अलग अलग पहलू हैं, ऐसा समझ सकते हैं। सत्य ही तो सही आचरण धर्म का आधार बनता है। सही आचरण धर्म से ही सही सिद्धांत, नीति निकलते हैं, और सही सिद्धांत से ही न्याय स्थापित होता है। इसलिए आखिर में ये सब एक ही हैं, अविभाज्य हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनमें से किसी एक को चुनकर बाकी को छोड़ नहीं सकते। अगर न्याय चाहिए तो सत्य, धर्म और नीति, ये सब साथ में ही आएंगे। नजरअंदाज करके न्याय नहीं पा सकते।
आप नीति, धर्म को ताक पर रखकर टिकाऊ नीति नहीं बना सकते। बिल्कुल। ये एकता बताती है कि शासन सिर्फ कानून और ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसकी नींव गहरी होनी चाहिए, नैतिक और सत्यनिष्ठ। बिल्कुल। और सच्चा, टिकाऊ और लोकप्रिय शासन वही होगा जो इन चारों सत्य, धर्म, नीति, न्याय को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि उन्हें एक मानकर अपने काम का आधार बनाए। क्योंकि अगर ये मूलतः एक ही हैं, तो एक की भी कमी होगी तो आखिर में सब कमजोर पड़ जाएंगे। तो चलिए, जो हमने बात की उसे एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। सदानंद जी के विचारों के अनुसार, जैसा स्रोत बताते हैं, राजनीति का आधार नेताओं की मति है। जी, उनकी सोच और समझ। और एक अच्छे नेता के लिए राज यानी शासन कला और नीति यानी नैतिक सिद्धांत दोनों का गहरा ज्ञान अनिवार्य है। और साथ ही एक और अनिवार्य बात, नेता का धार्मिक होना, जिसका मतलब शायद कर्मकांड नहीं बल्कि नैतिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा है। हाँ, जो नीति का आधार बनता है। और फिर हमने देखा कि सत्य, धर्म, नीति और न्याय अलग अलग नहीं बल्कि एक अटूट रिश्ते में बंधे हैं। नीति धर्म से और न्याय सत्य से निकलते हैं और उन्हीं पर टिकते हैं। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात कि ये चारों तत्व, सत्य, धर्म, नीति, न्याय, मूल रूप से एक ही हैं। सत्य ही धर्म है, धर्म ही नीति और नीति ही न्याय। जी, और इसीलिए लोकप्रिय और स्थायी शासन के लिए इन सब की समझ और पालन अनिवार्य है, क्योंकि ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सब समझने के बाद अब एक विचार मन में आता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। जरूर। स्रोत कहता है कि सत्य, धर्म, नीति, न्याय अंततः एक ही हैं। अगर ऐसा है तो फिर असल जिंदगी में, व्यवहार में क्या होता है जब नेता या सिस्टम इन चीजों में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं? अच्छा सवाल है। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि नीति, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति, वो सत्य यानी पूरी सच्चाई बताने के आड़े आ जाती है? या जब न्याय जल्दी पाने की कोशिश में धर्म, मतलब सही प्रक्रिया या नैतिकता से समझौता होता दिखता है? यही तो सोचने वाली बात है। अगर ये सब मूल रूप से एक ही है, तो क्या इनके बीच असली टकराव हो भी सकता है? या ये टकराव हमारी समझ की कमी है, या हम इन्हें लागू करने में चूक जाते हैं? हाँ, क्या ये टकराव असली है या तब पैदा होता है जब हम इनके एक होने की बात भूलकर किसी एक को दूसरे से ज्यादा महत्व देने लगते हैं? बिल्कुल। और एक और पहलू है, तब क्या होता है जब समाज में ही अलग अलग लोगों के लिए सत्य, धर्म, नीति और न्याय की परिभाषा या उनकी प्राथमिकता अलग अलग हो? हाँ, ये भी एक चुनौती है। एक नेता या एक व्यवस्था इन अलग अलग धारणाओं में तालमेल कैसे बिठाएं, खासकर जब स्रोत कह रहा है कि ये चारों मूलतः एक ही हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर स्रोत में दिए गए सिद्धांतों की रोशनी में और गहराई से विचार किया जा सकता है।